अपना थर्ड और फोर्थ यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपनी सिक्स्थ यूनिट जो है दैट इज़ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम वो स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपने मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर एंड ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर एंड एनर्जी एफिशिएंट मोटर को डिस्कस करेंगे। देखिए, जो इससे पिछले जो लेक्चर्स थे, इससे पिछली जो यूनिट्स थी, उनमें भी हमने ये सेम चीज़ें पढ़ी हैं। जैसे मैक्सिमम डिमांड को हमने कंट्रोल किया था पावर फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, लोड मैनेजमेंट करने के लिए हम चाहते थे कि हमारा जो लोड है वो मैनेज हो जाए। तो लोड मैनेजमेंट के लिए हम मैक्सिमम डिमांड को कंट्रोल करते थे और पावर फैक्टर को भी कंट्रोल किया गया था शंट कैपेसिटर लगा के। अब जो लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़े थे या लास्ट वीडियो लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो हमारी स्ट्रेटजी थी कि जैसे अगर हमको लोड मैनेज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मैक्सिमम डिमांड को कम करना पड़ेगा। अगर हमको पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए या तो हम शंट कैपेसिटर यूज़ कर लें या हम सिंक्रोनस कंडेंसर यूज़ कर लें। तो ये सब जो थी ये हमारी स्ट्रेटजी थी। अब ये जो यूनिट है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, मतलब इन चीज़ों को या इन स्ट्रेटजीज़ को कंप्लीट करने के लिए जो भी इक्विपमेंट या जो भी टेक्नोलॉजी हम करना चाह रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी हम लगा रहे हैं सिस्टम में, वो इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर। अब तक हमने पढ़ा था कि अगर हम लोड मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो हमें अपनी मैक्सिमम डिमांड को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर। मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर क्या होता है, एक इक्विपमेंट है, ठीक है। ये इक्विपमेंट क्या करेगा, आपकी मैक्सिमम डिमांड को कंट्रोल करता है। देखिए, हमने कहा था कि मैक्सिमम डिमांड को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारा लोड मैनेज हो जाता है। हमारे जो पीक लोड पे काम कर रहे थे वो थोड़ा नीचे आ जाते हैं और जो लो लोड पे काम कर रहे थे वो थोड़ा, जो ऑफ पीक लोड पे जो था वो थोड़ा ऊपर चला जाता है। और जो लोड कर्व जो होता है हमारा, जो पी और डेल के बीच होता है, वो कैसा आ जाता है, वो एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है, ठीक है। हमने यही कहा था। अब ये जो मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर, यही वो ऐसा इक्विपमेंट है जो क्या करेगा, जब आप ऑफ पीक लोड करोगे तो ये आपको बताएगा कि ये नॉन एसेंशियल लोड है, इसकी आप सेटिंग ऑफ कर दीजिए, या ये एसेंशियल लोड है, इसको आप ऑन कर दीजिए। जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम प्रायोरिटी वाइज फ्लैग्स पढ़ते हैं ना, फ्लैग्स, तो उसमें जो हमारा ट्रैप होता है, इंटरप्ट्स पढ़ते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इंटरप्ट्स पढ़ते हैं, तो उसमें जो इंटरप्ट्स होते हैं उनको हम प्रायोरिटी वाइज रखते हैं कि इस वाले इंटरप्ट को हमें पहले रखना है, उसके बाद इस वाले इंटरप्ट को रखना है। तो जो ट्रैप होता है उसकी जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। मतलब ट्रैप एक ऐसा इंटरप्ट होता है जिसे आप कभी भी ऑफ नहीं कर सकते, वो हमेशा ऑन ही होएगा। तो यहाँ पे उस चीज़ का क्या कनेक्शन है, यहाँ पे उस चीज़ का ये कनेक्शन है कि मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर आपको एक प्रायोरिटी देता है कि आप अपने लोड को इस प्रायोरिटी सीक्वेंस में रन कीजिए। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ऐसा लोड है जिसे आप ऑफ कर ही नहीं सकते हो तो उस वाले लोड को मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर जो है वो हायर प्रायोरिटी पर रखेगा कि आपको इस लोड को ऑफ नहीं करना है, इसके अलावा आप इनको ऑफ कर दीजिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अपने जो रूरल एरियाज़ होते हैं उनमें क्या होता है, लाइट जो होती है डे और टाइम के हिसाब से आती है कि दिन में इतने घंटे लाइट आएगी, रात में इतने घंटे लाइट आएगी, तो वहाँ पे लाइट कट होता है। जबकि आप मेट्रो सिटीज़ में देखिए वहाँ पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि गांव में लाइट के बिना काम चल सकता है, लेकिन मेट्रो सिटीज़ में इनमें लाइट के बिना नहीं रहा जा सकता। तो ये एक प्रायोरिटी लेवल है। तो ये जो आपको ये दिख रहा होगा, ये डायग्राम जो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, जो डायग्राम है, ये मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर का डायग्राम है। अब ये मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर क्या होता है, जैसे इसमें आपने एक प्री सेट या एक रेफरेंस वैल्यू सेट की हुई है कि आपका जो ये डिमांड कंट्रोलर है इस पर्टिकुलर रेफरेंस सेट वैल्यू पर आइडियली रन करेगा। अब अगर आपके सिस्टम की डिमांड, आपने जैसे कोई भी इंडस्ट्री है या कोई भी इंस्टीट्यूट है या किसी भी सिस्टम में आपने ये लगाया हुआ है, तो जैसे ही आपके उस इंस्टीट्यूट या उस सिस्टम में डिमांड जो है वो आपकी प्री सेट वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, ये साउंड प्रोड्यूस करने लग जाता है।
ठीक है। अब जब ये साउंड का मतलब क्या हुआ, अलार्म प्रोड्यूस करता है कि हमको ये इंडिकेशन देता है कि आपका जो डिमांड है वो आपके मैक्सिमम डिमांड से ज़्यादा हो गया, तो आप इस पे कुछ करेक्टिव एक्शन ले लीजिए। अब भी अगर आप कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लेते हो, उसके बाद ये ट्रिप कर देता है। जो नॉन एसेंशियल लोड इसकी प्रायोरिटी वाइज इसके सिस्टम में फीड किए हुए हैं, मैनुअली तो किया नहीं किसी ने, तो जब आप नहीं करोगे तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली अपने लोड को सेटिंग ऑफ कर लेता है। ठीक है, तो ये होता है मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर। आया समझ में? चलिए, अब उसके बाद हम बात करते हैं ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर की। जैसे मैक्सिमम डिमांड को कंट्रोल करने के लिए मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर होता है, वैसे ही पावर फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर्स यूज़ किए जाते हैं। अब हमें पता है पावर फैक्टर को कंट्रोल कैसे कैसे किया जाता है। एक तो होता है वोल्टेज कंट्रोल, आप वोल्टेज को कंट्रोल कर लीजिए, वोल्टेज को कंट्रोल करके और आप वोल्टेज को कंट्रोल करके आप पावर फैक्टर को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, इसके थ्रू जब आप पावर फैक्टर को कंट्रोल करते हो वोल्टेज कंट्रोल के थ्रू, तो इस वजह से जो वोल्टेज है वो 4 to 5% विद इंक्रीजिंग लोड, मतलब ये वाला मेथड जो है वो वहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ पर लोड की बढ़ने की वजह से आपका वोल्टेज में सिर्फ 4 to 5% वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, मतलब ये जो वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक है ये आपके लोड साइकिल पे डिपेंड नहीं करती है, लोड साइकिल पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब मान लो आपके सिस्टम में लोड बढ़ा, देखो वैसे तो मोस्टली हमारे सिस्टम में इंडक्टिव लोड ही होते हैं, लैगिंग लोड्स ही होते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज कंट्रोल ये नहीं देखेगा कि अच्छा लैगिंग लोड हुआ तो वोल्टेज कम हो गया तो मुझे अब ये वाला जो टेक्निक है ये यूज़ कर लेना चाहिए। क्या टेक्निक यूज करते हैं, जब वोल्टेज बढ़ता है तो शंट कैपेसिटर ऑन कर देना चाहिए, लेकिन वोल्टेज कंट्रोल ये नहीं करेगा। वोल्टेज कंट्रोल क्या करेगा, वोल्टेज कंट्रोल सिंपली कैपेसिटर को स्विच कर देगा जहाँ पर भी इसको वोल्टेज कम होता दिखाई देगा। ठीक है, ये लोड को कम या ज़्यादा नहीं करेगा, तो ये वोल्टेज कंट्रोल। इसीलिए इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये मेथड सिर्फ वहीं पे यूज़ आता है जहाँ पर 4 to 5% क्या है आपका वेरिएशन है वोल्टेज में। अब दूसरा है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ये क्या करता है, ये आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में, रिएक्टिव पावर कंट्रोल रिले या किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव कंट्रोल। इसमें क्या होता है, इसमें कैपेसिटर भी लगे हुए होंगे और इंडक्टर भी लगे हुए होंगे। तो ये क्या करेगा, ये लोड साइकिल पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर आपके सिस्टम में लोड बढ़ रहा है तो मतलब वोल्टेज घटा, अब लोड बढ़ा वोल्टेज घट गया, तो अपन क्या करेंगे, अपन शंट कैपेसिटर्स को स्विच ऑन कर देंगे। अब शंट कैपेसिटर को स्विच ऑन तो वोल्टेज कंट्रोल भी कर रहा था, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव क्या करेगा, ये कुछ लोड को क्या करेगा, शट डाउन कर देगा। ठीक है, ताकि वोल्टेज जो है वो रेगुलेट हो जाए। इसी तरह से अगर आपके सिस्टम में वोल्टेज जो है वो ज़्यादा हो रहा है, मतलब लोड कम हो गया, ऑफ पीक टाइम पीरियड चल रहा है, सपोज ऑफ पीक चल रहा है, तो उस टाइम पर ये क्या करेगा, ये आपको प्रायोरिटी वाइज बता देगा कि अभी फ़िलहाल आपका ऑफ पीक चल रहा है तो आप अपने इस वाले लोड को रन करा सकते हो। तो अगर आप उसे रन कराएंगे तो जो शंट कैपेसिटर वहाँ पे लीडिंग पावर दे रहे थे वो फुलफिल हो जाएगा उस सिस्टम का किसी और पीक लोड को चलाने पर। ठीक है, तो ये किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव की खास बात क्या है कि ये लोड पे डिपेंड करते हैं। ओके, चलिए, तो किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव जो होते हैं वो वोल्टेज जो भी आपका इनकमिंग फीडर होगा उस इनकमिंग फीडर का वोल्टेज और करंट जो है वो एज ए इनपुट लेते हैं पावर फैक्टर को करेक्ट करने के लिए। और इसमें माइक्रो प्रोसेसर और रिले टेक्निक्स लगी हुई रहती हैं, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर और रिले तो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि रिले ही तो सेंस करेगी सिस्टम में कि वोल्टेज बढ़ा या करंट बढ़ा। ठीक है, चलिए, और माइक्रो प्रोसेसर उसके लिए कंट्रोल प्रोग्रामिंग कर देते हैं। उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्रामिंग की जाती है कि इतना वोल्टेज आएगा तो ये लोड होएगा, इतना वोल्टेज बढ़ रहा है तो इस वाले लोड को ऑन रखना है, ऑफ करना है। इसीलिए किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव किस पे डिपेंड करता है, लोड साइकिल पे डिपेंड करता है। अब क्या है, इन दोनों के अलावा एक और होता है इंटेलिजेंट पावर फैक्टर कंट्रोलर। वोल्टेज कंट्रोल पढ़ लिया, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पढ़ लिया, इसके अलावा क्या होता है इंटेलिजेंट पावर फैक्टर कंट्रोलर। इंटेलिजेंट पावर फैक्टर कंट्रोलर क्या करेगा, हर एक कैपेसिटर जो भी आप अपने सिस्टम में लगा रहे हैं उसकी जो रेटिंग होती है उसको डिटरमाइन कर लेता है और अपनी जो मेमोरी होती है उसमें स्टोर कर लेता है। अब हर एक कैपेसिटर की जो रेटिंग है वो उसके सिस्टम में इंस्टॉल है, तो इस मेजरमेंट के हिसाब से ये क्या करेगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट कैपेसिटर को ही स्विच ऑन करेगा। मतलब कि अगर आपके सिस्टम का लोड बढ़ा
लोड बढ़ गया तो इसको पता है कि अपने को कैपेसिटर अब ऑन करना नहीं है, लेकिन अगर आपके सिस्टम में लोड बढ़ा और वोल्टेज घटी तो ये इंटेलिजेंट पावर फैक्टर कंट्रोल अपनी मेमोरी के कैलकुलेशन के हिसाब से एप्रोप्रिएट कैपेसिटर को स्विच ऑन कर देता है। तो ये इन दोनों से क्या है, अच्छा इससे क्या होगा, इससे हंटिंग की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। देखिए अगर एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होगा तो सिस्टम में वाइब्रेशंस होंगे, जो हमारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है या जो हमारा डिज़ायर्ड वैल्यू है, वैल्यू उसके आसपास ऑसिलेट करती रहेगी। जैसा कि सिंक्रोनस मोटर में होता है, ड्यू टू इनर्शिया रोटर जो होता है वो एक पोजीशन पे टिक के नहीं रहता, वो हंटिंग करता है, ऑसिलेशन करता है। तो वहाँ पे हंटिंग को किससे रिड्यूस करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग से। यहाँ पर क्या होगा, जो इंटेलिजेंट पावर फैक्टर कंट्रोलर है वो एक्यूरेट वैल्यू ऑफ सी देता है। अब एक्यूरेट वैल्यू ऑफ सी देगा तो वो ऑसिलेशन होगा ही नहीं, वो एग्जैक्ट वहीं पे जाके रुक जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड थे पावर फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए। दीज आर द ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। अब उसके बाद आता है एनर्जी एफिशिएंट मोटर। एनर्जी एफिशिएंट मोटर हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा था। ऐसी मोटर जिसमें हम एग्जिस्टिंग जो हमारी मोटर है उसमें कोई भी डिज़ाइनिंग इम्प्रूवमेंट, आप कोई भी इम्प्रूवमेंट कीजिए, डिज़ाइनिंग इम्प्रूवमेंट कीजिए या फिर उसके लॉसेस को रिड्यूस कीजिए, जिससे उसका आउटपुट जो है वो एग्जिस्टिंग मोटर के आउटपुट से ज़्यादा आए, वो मोटर एनर्जी एफिशिएंट मोटर कहलाती है। और एनर्जी एफिशिएंट मोटर जो होगी उसमें क्या होगा, उसकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी की सेविंग होती है, लॉसेस कम होता है, सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके अब हमें लॉसेस को रिड्यूस करना है, तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि हम लॉसेस को रिड्यूस कैसे करते हैं। तो ये बहुत सारे लॉसेस दिए हुए हैं, ये सब आपको पता है पहले से कि आयरन लॉस को कैसे रिड्यूस करते हैं, कॉपर लॉस को कैसे रिड्यूस करते हैं, ये सब आपको पता है। तो एनर्जी एफिशिएंट मोटर भी एक न्यू एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, या हम कह सकते हैं कि ये एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। चलिए, इससे जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम इसके आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।